ऑल राइट। सो कैसे हो मेरे परिंदों। आपके 10 मिनट रिवीजन सीरीज का ये तीसरा यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस। और मैं बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही समझदार चैप्टर है, समझने वाला है। सो इसको आप लोग देख लोगे ना तो आपके 3 एमसीक्यू तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। सो मैंने जो सिलेक्ट किए हैं आपके लिए हाईलाइटेड पॉइंट, वो आप लोग देख कर चले जाना। सो आपके पूरे में से पूरे आ जाएंगे। सो बायोटेक्नोलॉजी एंड उससे उपयोग। सो बायोटेक्नोलॉजी में आपके यूज क्या है वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। सो सबसे पहला पॉइंट जो इस चैप्टर का आपको देखने को मिल जाता है वो इस प्रकार है। पर्याप्त व उन्नत किस्म की फसलें प्रदान करने वाला दक्ष तंत्र द्वारा भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी पारंपरिक प्रजनन तकनीकें जब असफल हुई, सो जैसी पॉपुलेशन बढ़ी, सो पुरानी जो तकनीकें थी फसलें पैदा करनी वो फेल हो गई। सो हमने नई तकनीक आविष्कार कर ली, उत्तक संवर्धन, जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है, टिश्यू कल्चर द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की आपकी विधि कहलाती है सूक्ष्म प्रवर्धन। नेक्स्ट, इसमें प्रत्येक पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होता है। आनुवंशिक रूप से जो मूल पादप पहले था, ऐसा का ऐसा ही हमने नया बना दिया। सो जहां से वे पैदा हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोमा क्लोन। रट के जाइएगा, एमसीक्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको तो मैं हाईलाइटेड बहुत ही ज्यादा करने वाला हूँ। सो आप लोग रेडी रहिएगा, हाईलाइटेड पॉइंट आपके आने ही वाले हैं। सो सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो होता है वो किस में होता है। सो अब यहाँ से आपको क्या क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एमसीक्यू। यहाँ से जो पौधे जीव जंतु हम जिसको मॉडिफाइड करते हैं आपके हस्त कौशल से एंड स्किल से, सो उसको हम क्या कहते हैं, जीएमओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके यहाँ से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ से पूछा जा सकता है। बाकी इसका जो यूज होता है वो क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी का, जो जीएएम पौधों का यूज क्या होता है, अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण करना। किस प्रकार से, आपकी अभी जो फसलें देखी होगी वो ठंड में भी खड़ी रहती है, सूखे में भी खड़ी रहती है, तापमान में भी खड़ी रहती है। उसमें हमने जीन डाल के रूपांतरण कर करके ऐसी शक्तियां डेवलप कर दी। सो नेक्स्ट, रासायनिक कीटनाशकों की निर्भरता कम करना। हमने ऐसा ही जीन बना दिया है कि आपके सारे आसपास के कीटाणु मर जाएंगे और वो फसल अच्छी होगी। सो रासायनिक कीटनाशक भी हमें कम डालनी नहीं पड़ेगी। कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम कर सकते हैं। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं और खाद्य पदार्थों के पोषण में स्तर में वृद्धि। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जो मिलता है एमसीक्यू, वो इस प्रकार से होगा। आपको पूछ देंगे इन चारों में से कौन सा गलत है। तो उसमें से आप जो आनुवंशिक रूपांतरण का यूज में से जो नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। बाकी जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड किया है वो है विटामिन ए से समृद्ध गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए से समृद्ध धान है ये। सो ये आपको डायरेक्टली एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। तो विटामिन ए से समृद्ध कैसे, आपने देखा होगा राइस, जो गोल्डन साउथ इंडियन पीपल होते हैं वो राइस ज्यादा खाते हैं। सो उनमें ब्लाइंडनेस की संभावना ज्यादा रहती है, ब्लाइंडनेस अंधापन, रातोंधी। सो ये किस प्रकार से होगा, चावल में जो विटामिन ए होता है ना वो ऊपर की लेयर में पाया जाता है। जैसे चावल को धोओगे, ज्यादा उबालोगे, सो वो विटामिन ए निकल जाता है। इसके कारण आपको ज्यादा चावल को धोना नहीं है, जिसके से आपके विटामिन ए ऊपर बना रहे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है अब आपका, वो है बेसिलस थुरिंजियसिस। इसकी फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछी जाती है, बीटी की फुल फॉर्म बेसिलस थुरिंजियसिस। 2022 के पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी आ सकता है। सो इसको दिमाग में अपनी खोपड़ी में घुसा दीजिएगा और पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहो और वन शॉट लेक्चर देखते रहो, सारे चैप्टर आने वाले हैं। सो रेडी रहिएगा। बीटी कपास बेसिलस थुरिंजियसिस की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं। जो बीटी होता है ना वो जीवाणु है, जीव से जो आपके एक ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जो कीटा। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। जो बीटी होता है वो किस पर एक्शन करता है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा लिथोडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन, डिप्टेरॉन और बाकी कोई अदर ऑप्शन दिया जाएगा। सो आपको ये सही है, ये सही है, ये सही है, वो गलत होगा, वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सो ये ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी लिथोडोप्टेरॉन तंबाकू कली का कीड़ा, जिसको हम सैनिक कीड़ा कहते हैं। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि विशिष्ट बीटी जीव जो होता है, जो 20 जीन्स बेसिलस थुरिंजियसिस से पृथक कर फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। सो जो आपके ये होता है जीव, इससे बीटी से आपके निकाल देते हैं उसके जीन को और फसलों में समाविष्ट करवाते हैं और फिर
रक्षा करते हैं और फिर बल्ले बल्ले फसल होने लगती है बढ़िया सी। सो जो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने ज्यादा हाईलाइटेड किया हुआ, एग्जाम में आया भी हुआ है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में। सो ये है जो प्रोटीन जीन क्राई 1 AC, क्राई 2 AB से कूटबंध होते हैं ना, वे कपास के मुकुल कर्मी को नियंत्रित करते हैं। और जो क्राई 1AB होते हैं ना, वो मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं, मक्का पोर्स को नियंत्रित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो और जाते वक्त भी एक बार रिवीजन कर देना। नेक्स्ट, पीड़क प्रतिरोधी पौधा। सो पीड़क प्रतिरोधी पौधा ये हम किस में पढ़ रहे हैं, यूजेस बायोटेक्नोलॉजी, कृषि में पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं। सो पीड़क प्रतिरोधी पौधा एक आपके वर्म होता है, मिल्वा डेगाइन इनकोग्नेशिया। सो तंबाकू की जड़ों में पाया जाता है, वो तंबाकू की पैदावार को कम कर देता है। सो उसके लिए हमने RNA अंतरक्षेप किया। सो किस प्रकार से किया आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो एग्रोबैक्टीरिया संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को प्रपोषित पदार्थों में प्रवेश कराया गया, जहां से आपको नुकसान होता है उसमें एग्रोबैक्टीरियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग किया। सो यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिल जाता है MCQ। जो पीड़क प्रतिरोधी पौधा आपके सूत्रक्रम में मिलवा डे गई तंबाकू के पौधों की जड़ों में आपको जब ट्रीटमेंट करना होगा, उसको करना होगा आपके, तो उसमें आपको क्या डालना है, एग्रोबैक्टीरियम संवाहक का यूज करके हम उसमें जीन डालेंगे, रूपांतरित जीन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परपोषी कोशिकाओं में अर्थ सेंस और प्रति अर्थ एंटी सेंस RNA का निर्माण होता है। सो ये किस प्रकार से होता है, इस पर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। ये RNA अंतरक्षेपण, सो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपके इसमें से। जो मिलवाड़ी गई इनकोग्निशिया होता है, उसमें हम किस प्रकार से प्रिवेंट करते हैं इस जीवाणु को। सो RNA अंतरक्षेप के मदद से। RNA अंतरक्षेप कैसे, जो नॉर्मली आपके RNA होता है ना, वो उसको हम डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, जो आपका आगे जाकर डिवाइडेड नहीं होगा। इससे आपका जो है वो प्रोटेक्ट होगा पौधा। नेक्स्ट, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल जाता है, वो है आपके वर्तमान समय में 30 पुनर्युगज चिकित्सा। आपकी नेक्स्ट जो चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है आपका सब टॉपिक। इसमें से जो पहली लाइन आपको देखने को मिली, ऊपर क्या था, कृषि वाले थे, नीचे अब क्या है, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी यूजेज इन मेडिकल। सो इसमें आपको देखने को मिल जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्युगज चिकित्सा औषधियां विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी हैं, अप्रूव हो चुकी हैं। इसमें से 12 भारत में विपणित हो रही है। नेक्स्ट, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो होता है आनुवंशिक आपके निर्मित इंसुलिन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आने वाला, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, मेडिकल में पढ़ रहे हैं ना। सो इसमें आपको जो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है MCQ के तौर पर, वो होता है आपके इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। एक तो होती है A और एक होती है B। और आपके ये रही, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये आपकी A चेन है और फिर ये आपकी B चेन है, A और B चेन है। सो ये आपकी C चेन है। जो इंसुलिन बनता है ना, तब आपके प्री इंसुलिन होता है और ये उसके साथ में C चेन होती है। सो दिक्कत आपको पता है ना क्या है, कि जब हम बनाते हैं ना इंसुलिन, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ता था, जीवों को मारते थे, सुअर वगैरह को, उसकी और हमारी लगभग सेम ही होती है इंसुलिन। सो उससे इंसुलिन निकालते थे, बेचारे जीवों को मारते थे, बहुत ही कॉस्टली होता था। सो हमने ये झंझट खत्म करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया। बायोटेक्नोलॉजी में एक ये जीवाणु लिया, एक ये जीवाणु लिया, इसमें डाला ये A का जीन जो A चेन का, और इसमें B चेन का जीन डाला, और इन दोनों को फिर आपस में मिला लिया है B को। इससे हमें C तो मिला ही नहीं, C वाला, क्योंकि हमने जीन ही नहीं लिया। और दिक्कत क्या थी नहीं पता नहीं, C जीन हमको नहीं लेना है, क्योंकि C जीन जो होता है वो बाद में जाकर अलग हो जाता है। जो पहले प्री इंसुलिन बनता है, फिर इंसुलिन बनता है। सो प्री इंसुलिन में आपके C होता है, C पेप्टाइड। और C पेप्टाइड के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन अब आपको एग्जाम है, इस पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQ देखने को मिल जाता है, वो मानव सहित जो स्तनधारी है, मैमल्स है, में इंसुलिन प्राक एंजाइम की तरह प्राक हार्मोन में पूर्ण परिपक्व व क्रियाशील हार्मोन बनने के पहले संसाधित होने की आवश्यकता होती है, संश्लेषित होता है, जिसमें एक अंतरिक्ष फैला होता है पेप्टाइड C। अभी भी आपको बताइए। तो यहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है वो अब ये रहा। यहाँ से आपको डायरेक्टली MCQ देखने को मिलता है। 1983 में आपके एली लिली नामक कंपनी ने, अमेरिकी कंपनी ने 2
डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया, 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया और मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए, श्रृंखला बी को अनुमोदित किया, अभी आपको दिखाई है। और कौन से जीवाणु में प्रवेश कराया, जिसे ई कोलाई की प्लाज्मिड में प्रवेश कराया। ई कोलाई की प्लाज्मिड बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपके आ चुके हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन इसमें से आपको देखने को मिलती है। आपके 1983 में एली लिली नामक कंपनी ने आपके 2 सबसे पहले इंसुलिन बनाने का काम किसने किया था, तो 1983 में अमेरिकी कंपनी एली लिली नामक कंपनी ने किया था। सो उसने क्या किया, आपके ई कोलाई में प्रवेश करवाया ए और बी श्रृंखला के जीनों को। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और जो ए और बी श्रृंखला के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एस एस। सो ये आपको ये ध्यान रखना है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, ये भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलता है। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी, अब आपके बायोटेक्नोलॉजी का यूज आपके किस में, जीन टेक्नोलॉजी। ऊपर वाला कौन सा था, ऊपर वाला आपके था, ऊपर वाला कौन सा था आपके, इंसुलिन, इंसुलिन निर्माण में जेनेटिक। अब जीन थेरेपी में आप लोगों को क्या करना है, जीन चिकित्सा में आपके सबसे पहला पॉइंट देखने को मिल जाता है। आपके जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग आपके 1919 में एक 4 वर्षीय लड़की एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1919 में इसका पहला प्रयोग, एक 4 वर्षीय लड़की थी, उसको हमने एडीए की कमी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया था। सो कैसे किया था, इसको अभी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। आपके जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसीकाणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता था। सक्रिय एडीए का सी डीएनए लसीकाणु में प्रवेश करवाकर अंत में रोगी के शरीर में वापस करा दिया जाता था। ये कोशिका मृतप्राय, इसलिए आनुवंशिक निर्मित लसीकाणु का समय समय पर रोगी के शरीर के करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो ये स्थायी उपचार हो सकता है। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है नहीं, इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यही है कि 1919 में एक 4 वर्षीय लड़की को एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए हमने जीन थेरेपी का यूज़ किया था। सो आपके नेक्स्ट आपका इस चैप्टर में टॉप हाईलाइटेड पॉइंट आता है, वो आता है आपके आणविक निदान, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप लोग पढ़ के आए हो, आणविक जीव विज्ञान, उसमें से आप लोगों को इसका उपयोग क्या है। सो यहाँ आपको देखने को मिलेगा पुनर्युगज डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलाइजा। सो इसमें आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना है, किस प्रकार से करना है अभी मैं आपको लाइन वाइज बता रहा हूँ। सो सबसे पहले जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु होते हैं ना, तो वो हमको दिखाई नहीं देते, तो अब डिजीज जो होगी, अब मेरे में डिजीज है, मान लो एड्स, एड्स है नहीं लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर मेरे में एड्स है सो मेरे में विषाणु भी होंगे। सो विषाणु बहुत ही कम मात्रा में, एड्स को फैलने में 5 से 10 साल लगता है बॉडी को। सो प्रतिरक्षा धीरे धीरे कमजोर होता है और मेरा जो डिटेक्ट करने की जो अलग इक्विपमेंट होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। सो अब हमने उसको क्या किया, मेरे शरीर से, ये मेरा शरीर है, इसमें से निकाला जीन, उसमें से देखा कि उसमें से हमने एक जीवाणु खोज लिया, उसमें हमने डाल दिया ये मेरा वाला, सो मेरा वाला और फिर इसने फटाफट कॉपियां बनाना शुरू की। इसको क्या पता है क्या है, इन्होंने इसको मैंने डाला किसी कोशिका में और इसने कॉपियां बनाना फटाफट दड़ाम शुरू कर दी। और फिर जैसे कॉपियां बनाई बहुत ही ज्यादा हो गया और फिर मैंने टेस्ट कर लिया कि है या नहीं, है या नहीं, और जब होगा तो पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा और मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को एड्स हैं। और संदेहात्मक, जिस पर शक होता है कि आपको एड्स हो सकता है, एचआईवी वायरस हो सकता है, तो उसको हम पीसीआर, ये जो अभी मैंने बताया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, अभी मैंने जो आपको बताया ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये हम बहुत ज्यादा बना देते हैं आपके उसके समकक्ष और फिर हमको पता चल जाता है कि डिजीज है या नहीं। बात करूं एलाइजा की, सो एलाइजा, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने को मिलता है ना वो ये है। एक बार मैं आपको रिवीजन पे करवाऊंगा, थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है, एक बार रिवीजन पे करेंगे सो चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने का नहीं। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अपमान, एलाइजा जो होता है वो आपके किस पर, प्रतिजन और प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एलाइजा किस प्रकार से होता है इस पर भी बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, यहाँ से आप लोगों को अंदर आपके प्रतिजन रहते हैं और हम प्रतिरक्षी डालते हैं। सो ये प्रतिरक्षी यहाँ से इससे कनेक्ट होगा और यदि कलर प्रोड्यूस कर रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ प्रतिजन की उपस्थिति है या नहीं है। इससे हम लोगों को लोग पहचानने में आसानी होती है। बात करूँ 5 जीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में सबसे ज्यादा 90% से अधिक बापड़े चूहों की मौत होती है। बापड़े चूहों को हमने बहुत ज्यादा यूज किया है, रूपांतरित किया है, क्योंकि चूहों का फिजियोलॉजी के हमें समझने में आसानी होता है और उसका ईजी होता है। सो
उनको हम आसानी से कर पाते। लेकिन अब क्या है कि अब बहुत ही रेस्ट्रिक्शन है, अब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि चूहों की भी तो जान कीमती है ना, आपकी कीमती है, चूहों की नहीं है क्या? ऐसा मेरा नहीं, ऐसा उनका कहना है। उनका कितना? सरकारों का। परजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है इसमें? जो अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिलता है वो मैं बता दूं। मानव प्रोटीन अल्फा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग एम्फाइसीमा के निदान में, भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। एम्फाइसीमा के डायग्नोसिस के लिए मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके फिनाइल कीटोन्यूरिया व पुटीय रेशा निदान हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है वर्ष 1977 में। इससे तो आपको क्वेश्चन 100% इस बार देखने को मिलेगा, लिख के ले लो। और जो अभी तक टिका हुआ है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। आगे आपको बहुत सारे लेक्चर ऐसे देखने को मिलेंगे। एग्जाम से पहले 4 चैप्टर मैं खत्म करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, सो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन क्या ही करें, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1977 में आपके पारजीवी गाय रोजी से हमने मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया गया। इस दूध में मानव अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन मिलता है, जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता। एक तो आपकी साधारण गाय, उसमें तो उसके दूध में आपके अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन नहीं मिलता, उसमें आपको लेक्टा अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन नहीं मिलता। सो हमने क्या किया, हमने यूज किया जीन इसमें डाला, वो हमारे जो प्रोटीन ये वाली प्रोटीन बना रहा है। सो ये गाय फिर क्या देने लगी, वो वाला दूध लेने लगी। सो उस गाय को हमने क्या किया, परजीवी गाय रोजी नामक रोजी मानव प्रोटीन संपन्न दूध प्राप्त किया गया। सो इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लो, ऊपर भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट खींचे, इसका खींच लो एक बार। और फिर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार फिर से आपको इसमें फुल फॉर्म पूछी गई, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। वो क्या करती है, GAM अनुसंधान संबंधी आपके जेनेटिक मॉडिफाइड जो जीव होते हैं, अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिक तथा जनसेवा के लिए सन्निवेश है। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। एक मन के केवल भारत में धान की 2 लाख किस्में हैं भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें बासमती धान अपनी सुगंध एवं स्वाद के लिए मशहूर है। बासमती धान आपके किसके लिए? सुगंध एवं स्वाद के लिए मशहूर है। बाकी इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1977 में एक अमेरिकी कंपनी क्या कहती है कि चावल तो हम लोगों ने बनाया, लेकिन हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे यार बहुत ही पुराने ग्रंथ उठा के देख लो, बासमती चावल की 2 से 3 लाख तो किस्में ऐसे ही पड़ी है, तुम ये 2-3 लेके घूम रहे हो। सो इससे हमने वापस पेटेंट लिया, यार ये हमारा ही है। सो फिर ये अपना हो गया। बाकी यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, बायो पायरेसी क्या है? सो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ देखने को मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व पूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायो पायरेसी कहलाता है। क्या बोला है, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व सख्तीपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ये आपको NCERT की डायरेक्ट लाइन पूछी जाती है। तो इसमें से आपको डायरेक्ट लाइन ये रट लेनी है, आपको खाली जगह पूछ सकते हैं, ये आपको इतना दे देंगे और खाली जगह आपको दे देंगे ऑप्शन, उसमें से आपको एक बायोपायरेसी भी होगा, वो बायोपायरेसी सेलेक्ट करके। भारतीय संसद ने हाल ही में एक इंडियन पेटेंट बिल लॉन्च किया है, मैं दूसरा संशोधन पारित किया है ऐसे मुद्दों में ध्यानपूर्वक और अंतर्गत एक ऐसे इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन एक बार आपको ध्यान होना चाहिए, इंडियन पेटेंट बिल है। बाकी इस चैप्टर का हम खात्मा कर चुके हैं। बाकी एक बार और मैं देख लूँ क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में क्या आया था, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या आया था, टिश्यू कल्चर में आया था कि हजारों की संख्या में हम लोग पौधों की जो है जो पूर्ति करने के लिए खाने की हमने टिश्यू कल्चर को अपनाया। नेक्स्ट आपके यहाँ से देखने को मिलता है कि गोल्डन राइस में विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। फिर बेसिलस थुरिंजिसिस के बाद की, बेसिलस थुरिंजिसिस किस किस जीवों को मारता है, लिथोडेप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन एंड डिप्टेरॉन। फिर हमने बात की आपके क्राई 1AC और क्राई 2AB कुटबंध होते हैं कपास की मुकुल करने के लिए, जबकि क्राई 1AB मक्का छेद को नियंत्रित करता है। फिर हमने बात की जो मिल्वाडीगाइन इनकोग्निशिया तंबाकू होता है, उसमें हमने जो तंबाकू का पेड़ होता है उसमें एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग किया। और फिर हमने उसमें एंटीसेंस और सेंस का उपयोग करके डबल स्टैंडर्ड RNA बनाया और उससे हम वहाँ क्या हुआ, वहाँ रेप्लिकेशन नहीं हुआ और जिसके कारण हम लोगों को उसमें नुकसान
देखने को नहीं मिला। और जीन थेरेपी आपके बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा में किस प्रकार होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और यहाँ एक एली लिली नामक कंपनी है, उसने डीएनए के अनुक्रमों को सबसे पहले मानव इंसुलिन का निर्माण उसने किया था, ये आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और जीन थेरेपी में 1919 में एक 4 वर्षीय लड़की, ये आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन पूछी जा सकती है। एडीए की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले आपकी जीन थेरेपी दी गई थी 1919 में, और किसने दी थी? 4 वर्षीय लड़की में दी गई थी। बाकी इसमें कुछ दिया नहीं, सो और भी क्या लाइन आपके बच जाती हैं। सो एंजाइम आपके एलाइजा जो होता है वो प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, हम लोग खत्म कर चुके। एक और वो 95% चूहों का उपयोग, और एक रोजी नामक जो आर्य सर्वप्रथम गाय रोजी मानव प्रोटीन संबंध दुग्ध प्राप्त किया गया, और इसमें आपको प्रोटीन पूछा जा सकता है। अल्फा लैक्टोअल्ब्यूमिन मिलता है अब गायों में, मॉडिफाइड। नॉर्मली गाय में नहीं मिलता है, लेकिन उसमें हमने मॉडिफाइड किया और फिर मिलने लगा। बाकी चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक्स सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। मैटर खींच के रखो, आने वाले लेक्चर